तो बहुत दिनों बाद फिर से केमिस्ट्री के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कॉमन सॉल्ट दैट इज़ NaCl and how it is obtained and what are the other chemical substances which are made using this NaCl मतलब कॉमन सॉल्ट। ओके, तो सबसे पहले हमें ये पढ़ना पड़ेगा कि कॉमन सॉल्ट क्या है, ठीक है, और इसको कैसे बनाया जाता है, हाउ इट इज़ प्रिपेयर्ड। तो सबसे पहले व्हाट आर द व्हाट इज़ द केमिकल नेम, है ना। तो केमिकल नेम जो है कॉमन सॉल्ट का वो है सोडियम क्लोराइड, यू नो दैट। और इसका केमिकल फार्मूला है NaCl। ओके, इसको कॉमन सॉल्ट भी बोला जाता है और कभी कभी इसको सिर्फ सॉल्ट भी बोला जाता है, ऑल्सो नोन एज सॉल्ट, ठीक है, ओनली सॉल्ट। अब ये एक न्यूट्रल सॉल्ट होता है, दिस इज या फिर कह सकते हो इट इज़ ए न्यूट्रल सॉल्ट। और आपको मैंने न्यूट्रल सॉल्ट के बारे में बता दिया था। न्यूट्रल सॉल्ट मतलब एक ऐसा सॉल्ट जो टू स्ट्रॉन्ग बेसिस जो स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड के रिएक्शन के बाद हमें मिलता है न्यूट्रल सॉल्ट NS, या फिर वीक बेस और वीक एसिड के रिएक्शन के बाद हमें मिलता है न्यूट्रल सॉल्ट। तो NaCl एक न्यूट्रल सॉल्ट है। और इसमें कौन कौन से स्ट्रॉन्ग एसिड्स और स्ट्रॉन्ग बेस का यूज़ है। स्ट्रॉन्ग एसिड है NaOH और स्ट्रॉन्ग बेस है NaOH और स्ट्रॉन्ग एसिड है HCl। इन दोनों के रिएक्शन से हमें मिलता है NaCl और हाइड्रोजन गैस। तो क्योंकि दोनों स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो एक दूसरे के इफ़ेक्ट को वो नलिफाई कर देते हैं या फिर कह सकते हो कैंसिल आउट कर देते हैं, तो हमें न्यूट्रल सॉल्ट मिलता है ना। ये तो आपको पता ही है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था। तो दिस इज़ अ न्यूट्रल सॉल्ट। अभी बनता कैसे है, प्रिपरेशन देख लेते हैं। प्रिपरेशन तो पहला आपको चाहिए होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिर वो भी एक्वस मतलब पानी वाला सोल्यूशन, प्लस आपको चाहिए होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्वस, ठीक है। तो जब दोनों रिएक्ट करेंगे तो तुमको मिल जाएगा NaCl जो कि होगा एक्वस प्लस H2O जो कि होगा लिक्विड, ठीक है, जो कि होगा लिक्विड। मैंने गलत बोला था, मैंने आपको ये बोला था कि स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट्स करने के बाद सॉल्ट और H2 मिलेगा, ये मैंने गलत बोल दिया था अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है, सॉरी फॉर दैट। तो इसका होगा हाइड्रोजन, बिकॉज बेस और एसिड्स रिएक्ट करके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होकर सॉल्ट और वाटर मिलता है, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस चाहिए होगा आपको, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपको एक्वस चाहिए होगा, मतलब डाइल्यूट, ठीक है, डाइल्यूट। और फिर आपको चाहिए होगा NaCl, फिर आपको चाहिए होगा नहीं, आपका प्रोड्यूस होगा NaCl मतलब सॉल्ट और वाटर। तो ये है कॉमन सॉल्ट। और किसी किसी जगह पर इसको रॉक सॉल्ट भी बोला जाता है, ठीक है। रॉक सॉल्ट इसलिए बोला जाता है बिकॉज ये कभी कभी पत्थरों से भी मिल जाता है, ठीक है। माइनिंग करके वो पत्थर मिलता है, फिर पत्थर को तोड़कर हमको ये सॉल्ट मिल जाता है, तो ऑल्सो नोन एज रॉक सॉल्ट। ठीक है, अच्छा। अब ये तो भाई सल्यूशन है, NaCl सल्यूशन है,
ये हमारा वो नमक नहीं है जो हम सॉलिड नमक की बात नहीं कर रहे हैं, ये इसका सॉल्यूशन है। तो हमें असली नमक कैसे मिलेगा, मतलब पाउडरी, ठीक है ना, सॉलिड कलर का नहीं, सॉलिड NaCl कैसे मिलेगा, तो हम इसको इवेपोरेट करना पड़ेगा। ओके, तो the sodium chloride solution obtained here can be evaporated to obtain solid NaCl, या फिर कह सकते हो कॉमन सॉल्ट। ठीक है, कॉमन सॉल्ट और एक बात, ये जो प्रोसेस है इवेपोरेशन वाला प्रोसेस, इसको ज़रूरत नहीं है कि हम इसको इवेपोरेट करके ही सॉल्ट बनाएं। ओके, हमारे नेचर में इसका एबंडेंस है। ठीक है, मतलब हर जगह तुमको NaCl मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए ज़रूरी नहीं है कि तुम घर घर पर हमें NaOH HCl रिएक्शन करके NaCl फिर इसको इवेपोरेट करके हम सॉल्ट बनाएंगे, इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हमारे नेचर में ये एबंडेंटली प्रेजेंट है, मतलब एकदम एनफ प्रेजेंट है। ठीक है, स्कैरसिटी नहीं है इसका, ऐसे बनाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, लाइक दिस, ये रिएक्शन करवा के फिर NaCl का सल्यूशन को इवेपोरेट करवा के सूरज के मतलब सनलाइट के द्वारा, है ना, इसकी ज़रूरत नहीं है। हमारे नेचर में एबंडेंटली पाया जाता है, इसका एबंडेंस है। NaCl is present in nature in abundance, मतलब कोई कमी नहीं है भाई, एकदम मस्त है, मस्त ज़िंदगी है, मस्त ज़िंदगी है भाई, है ना। तो ये था भाई NaCl के बारे में। ठीक है, इसका प्रिपरेशन कैसे होता है। अब इसको ऑब्टेन कैसे किया जाता है, कॉमन सॉल्ट को कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है ना। आपने तो अभी बोला कि भाई नेचर में प्रेजेंट है, लेकिन इसको नेचर से लाया कैसे जाता है, इसको नेचर तो देता है हमें, तो हम नेचर से लेते कैसे हैं, है ना, ऑब्टेन कैसे करते हैं, किस फॉर्म में ऑब्टेन करते हैं, कैसे करते हैं, प्रोसेस क्या है, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर 1 कॉमन सॉल्ट, अच्छा कॉमन सॉल्ट NaCl लिख देता हूँ। ठीक है, NaCl, अच्छा NaCl लिखूँगा तब तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, कॉमन सॉल्ट लिखता हूँ। ठीक है, क्योंकि NaCl तो सोल्यूशन को भी मीन कर सकता है ना। तो कॉमन सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, अभी सी वाटर से भी हम इसको क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं, एकदम ईजीली। देखो प्रोसेस को मैं डिस्क्राइब करता हूँ, समझ में आ जाएगा। तो पहले क्या होता है कि आपको तो पता ही है कि समुद्र में इतना पानी है, ठीक है, लेकिन हम इसको यूज़ नहीं कर पाते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट, है ना, सैलाइन वाटर कहते हैं इसका हम, है ना, सैलाइन वाटर। इसलिए इतना पानी होने के बावजूद हम इसको यूज़ नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ द सॉल्ट। तो इसी सॉल्ट को हम किसी काम में लगाने वाले हैं। कैसे? सिंपली हम क्या करेंगे, हम इसको इवेपोरेट करेंगे सी वाटर को। ठीक है, तो लिखता हूँ सी वाटर contains many dissolved salts in it। तो समुद्र में भाई बहुत सॉल्ट पाया जाता है, मतलब डिज़ोल्व रहता है समुद्र के पानी में, है ना। अब इसको ऑब्टेन कैसे करें, है ना। The major salt present in seawater is common salt। तो समुद्र में भाई बहुत तरीके के सॉल्ट पाए जाते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ NaCl ही है, कॉमन सॉल्ट ही ऐसा नहीं है, बहुत तरीके के सॉल्ट आपको मिल जाएंगे सी वाटर से। लेकिन जो मेजॉरिटी जो है
मेजॉरिटी आपको कॉमन सॉल्ट ही मिलेगा सी वाटर में, ठीक है। इसके अलावा आपको कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, मिक्स्ड सॉल्ट एट्सेट्रा चीज़ें मिलेंगे, लेकिन कम अमाउंट में, उनका माइनॉरिटी है। मेजॉरिटी में कौन है? कॉमन सॉल्ट, ठीक है। अच्छा, फिर कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड from seawater by the process of evaporation, ठीक है। इवेपोरेट करके पानी को सुखा लिया जाता है, और पानी सूखने के बाद उसमें डिज़ॉल्व्ड जो सॉल्ट है वो क्या हो जाता है? वो स्टोर हो जाता है, ठीक है। अच्छा तो इसको और लिखने की ज़रूरत तो है नहीं, मैं आपको थोड़ा प्रोसेस को थोड़ा सा और भी अच्छे से डिस्क्राइब कर देता हूँ, मतलब ऑरली बोल देता हूँ, लिखने का तो ज़रूरत इतना है नहीं। ओके, तो इसको कैसे किया जाता है? सबसे पहले एक बड़े बड़े पूल्स में, पूल मतलब क्या कि स्विमिंग पूल जैसा है, बड़े बड़े एरिया में, सपोज इतना बड़ा एरिया है, ठीक है, सपोज इतना बड़ा एक क्या है एरिया है, स्विमिंग पूल इतना बड़ा, इसमें क्या किया जाता है? इसमें सी वाटर को लाया जाता है, मतलब सी वाटर को डाल लिया जाता है यहाँ पर ऐसे पूरे बड़े से एरिया में, ठीक है। फिर वो एरिया एकदम एक्सपोज्ड होता है सनलाइट के, एक्सपोज मतलब क्या कि सनलाइट उसमें गिरने वाली है हर जगह से, यहाँ से एकदम कोई शैडो नहीं है, एकदम सनलाइट ही सनलाइट है ना, मतलब ओपन एरिया में रखा जाता है सिंपली। अब क्या होता है? अब इसको ऐसे ही रख दिया जाता है, सी वाटर को यहाँ पर डाल लिया जाता है, स्टोर कर लिया जाता है। इसके बाद जब सूरज की किरणें गिरेंगी तो क्या करेगा? इवेपोरेशन होगा सब, ठीक है। इवेपोरेशन होने के बाद वाटर तो धीरे धीरे इवेपोरेट हो जाएगा, लेकिन जो कॉमन सॉल्ट है वो इवेपोरेट नहीं होगा, बिकॉज वो सॉलिड सब्सटेंस है, तो वो क्या हो जाएगा? वो इट विल बी लेफ्ट बिहाइंड, ओके। और जो कॉमन सॉल्ट है आपको ऐसे ही, आपको मतलब यू कैन से इट, दिस इज़ द वे इट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर, ओके। सी वाटर क्या है? नेचर ही तो है ना। अब लार्ज स्केल की बात करेंगे तो ऐसे करेंगे, ठीक है, एकदम मतलब लार्ज स्केल मतलब क्या? पूरे इंडस्ट्री भर के अगर आपको सॉल्ट चाहिए होगा तो इस प्रोसेस का यूज़ कर सकते हो। स्विमिंग पूल जैसा एक बड़ा सा एरिया लोगे, उसमें सी वाटर डालोगे, फुल कर दोगे पूल को, फिर इसको ओपनली एक्सपोज कर दोगे, फिर सनलाइट इसको क्या करेगा? इवेपोरेट कर देगा, तो वाटर तो इवेपोरेट होकर वाटर वेपर बन जाएगा, लेकिन कॉमन सॉल्ट जो है वो पीछे रह जाएगा, और यहाँ से आप कॉमन सॉल्ट को कलेक्ट कर सकते हो। ऐसे आपको कॉमन सॉल्ट मिल जाएगा बाय द मीन्स ऑफ सी वाटर, ओके। अब जो सॉल्ट हमें सी वाटर के इवेपोरेशन से मिला वो इम्प्योर होता है, ठीक है। द कॉमन सॉल्ट इज इम्प्योर because it has some other salts mixed in it। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि समुद्र में हमेशा आपको कॉमन सॉल्ट ही मिलेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। कॉमन सॉल्ट के अलावा इतने सारे यू कैन से कि और भी डिफरेंट टाइप के सॉल्ट्स होते हैं जो डिज़ोल्व हुए रहते हैं, ओके। अब जो सॉल्ट हम इवेपोरेशन से हमें मिला वो इम्प्योर होता है, बिकॉज इसमें और भी बहुत सारे सॉल्ट्स एक साथ मिक्सड होते हैं, है ना। तब क्या होता है? तब इसको प्योर किया जाता है, ठीक है, तब इसको प्योर किया जाता है। प्योर कैसे किया जाता है? बहुत सारे केमिकल प्रोसेसेस हैं, ओके, इसमें तो गिवन नहीं है, ओके। बस आपको याद रखना कि हाँ भाई इसको प्यूरीफाई किया जाता है। डायरेक्टली प्योर नहीं मिलता हमें, डायरेक्टली समुद्र से हमें प्योर सॉल्ट नहीं मिलता, इसको हमें प्यूरीफाई करना पड़ता है, ओके। इट इज़ प्यूरीफाइड
तो ये बात आपको याद रखना है। इट्स प्यूरिफाइड टू ऑब्टेन प्योर कॉमन सॉल्ट। एकदम प्योर कॉमन सॉल्ट को पाने के लिए हमें पहले इसको क्या करना पड़ेगा? हाँ जी, इसको हमें पहले प्यूरिफाई करना पड़ेगा। ओके, तो इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में अगर सॉल्ट और कॉमन सॉल्ट को हम ऑब्टेन कर पाते हैं, ठीक है, तो वो सी वाटर के द्वारा। ठीक है, मतलब इंडस्ट्री में एक और तरीके से बोलता हूँ, अगर इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा सॉल्ट इम्पोजिशन होता है तो वो सी वाटर से ही होता है। ठीक है, मतलब सबसे ज़्यादा सॉल्ट हमें कहाँ से मिलता है? सी वाटर से ज़्यादा मिलता है, लार्ज स्केल में मिलता है। फिर दूसरा है भाई, दूसरा है नंबर 2, कॉमन सॉल्ट फ्रॉम अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स। कॉमन सॉल्ट, ठीक है, माइनिंग करके भी कॉमन सॉल्ट को पाया जा सकता है, इन्हें ओर, यू कैन से कि एक ओर के फॉर्म में। ठीक, ओर नहीं बोलूँगा इसको मैं, ओर, हाँ भाई, जैसे कि आयरन ओर, जस्ट लाइक दैट, ऐसे फॉर्म में सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड जो है वो मिलता है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, जिसे हम रॉक सॉल्ट भी बोलते हैं। ओके, इससे हम क्या कर सकते हैं, हमें वो मिलता है, हम इसको यूज़ कर सकते हैं इन प्रिपेयरिंग आवर फूड्स, इन अदर थिंग्स, ओके, इन आवर डे टू डे लाइफ। तो सबसे पहले लिखना पड़ेगा आपको कि अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स जो है वो दुनिया के, मतलब देश के, दुनिया के बोलूँगा, देश के नहीं, पूरे वर्ल्ड में हर एक जगह पर, बहुत बहुत जगह पर हमारा डिपॉजिट्स हैं, अंडरग्राउंड डिपॉजिट, जहाँ से सॉल्ट मिलता है हमें। तो अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स, अंडरग्राउंड deposits of common salt are found in many parts of the world, in many parts of the world. Okay, अब ये क्रिस्टल के फॉर्म में पाया जाता है, ओके, जिसको हम रॉक सॉल्ट कहते हैं। तो एक्चुअली में ओर कहना गलत होगा, एक्चुअली इट विल बी क्रिस्टल, ओके। तो क्रिस्टल के फॉर्म में इसको हमें मिलता है, जो अंडरग्राउंड में होता है, ठीक है। और सी वाटर में कैसे फॉर्म में मिलता है? डिज़ोल्व फॉर्म में मिलता है, याद रखो, सी वाटर में सॉल्ट डिज़ोल्व फॉर्म में रहता है, जिसको इवेपोरेट करके हमें कॉमन सॉल्ट मिलता है, जो कि इम्प्योर होता है, फिर इसको हम प्योर करते हैं। और जो अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स होते हैं उसमें हमें क्रिस्टल के फॉर्म में मिलता है, जो हमारा सॉल्ट होता है, ठीक है, रॉक सॉल्ट कहते हैं इसको हम। लिखता हूँ, रुको, द लार्ज क्रिस्टल्स, बड़े बड़े क्रिस्टल्स हमें मिलते हैं कॉमन सॉल्ट के, ओके, लार्ज क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट, ठीक, कॉमन सॉल्ट नहीं बोलूँगा, लिखने में टाइम लगता है ना, तो जल्दी जल्दी लिखने के लिए सॉल्ट लिखूँगा, ओके। फाउंड इन अंडरग्राउंड deposits are called rock salt, ठीक है। तो इसी कारण से इसको रॉक सॉल्ट भी कहा जाता है जी, ठीक है। तो एक क्रिस्टल के फॉर्म में होता है, अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स में मिलता है, बड़े बड़े क्रिस्टल्स, उसको हम रॉक सॉल्ट कहते हैं जी। और इसका जो कलर होता है ये एक्चुअली ब्राउन होता है। सो रॉक सॉल्ट is usually brown due to the presence of, अब ये ब्राउन क्यों होता है? ठीक है, क्योंकि भाई इसमें बहुत सारे इम्प्योरिटीज़ होते हैं। रॉक सॉल्ट इज यूजुअली ब्राउन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज इन इट, इम्प्योरिटीज इन इट, ठीक है। तो इम्प्योरिटी मतलब बहुत सारे जर्म्स भी हो सकते हैं, बहुत सारे अदर सॉल्ट्स भी हो सकते हैं, बहुत सारे मिनरल्स भी हो सकते हैं, तो उनके साथ एक क्रिस्टल में होता है ना, तो क्रिस्टलाइज फॉर्म में ये ब्राउन कलर का आपको मतलब कलर होगा इसका, यूजुअली ब्राउन कलर का ही होता है। और इसका रीज़न है क्योंकि इसमें इम्प्योरिटीज होता है, इसी
इम्प्यूरिटीज़ की वजह से ये ब्राउन कलर हो जाता है। ओके, अब इसको रॉक सॉल्ट। ओके, अच्छा, रॉक सॉल्ट इज़ माइंड, इसको माइन किया जाता है, खोदा जाता है। जैसे कि हम कोयले को खोदते हैं, खोद के निकालते हैं अंडरग्राउंड डिपॉजिट से, जस्ट लाइक दैट इसको भी हम वैसे ही सेम प्रोसेस से, या थोड़ा अलग भी हो सकता है उससे, हम मतलब यू कैन से कि मैकेनिज़्म जो है वो एकदम सिमिलर है। ओके, मैकेनिज़्म इज़ सिमिलर। इसको भी माइन किया जाता है जस्ट लाइक द कोल फ्रॉम द अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स, underground deposits, just like the coal, just like coal. Okay, अब ये रॉक सॉल्ट मतलब ये ज़मीन के नीचे आया कैसे, ये प्रश्न भी आ सकता है मेरे दिमाग में। भाई रॉक सॉल्ट जो है वो तो समझ में आ गया, क्रिस्टल के फॉर्म में रहता है, लेकिन ये क्रिस्टल के फॉर्म में आया कहाँ से, रीज़न क्या है इसके पीछे? तो रीज़न अभी आपको मैं बताता हूँ। तो हज़ारों साल पहले, ठीक है, हज़ारों साल पहले जो पुराने पुराने समुंदर थे, अभी तो नहीं है, ऐसा भी हो सकता है ऐसे समुंदर है जो बहुत पहले थे, बहुत हज़ारों साल पहले थे, लेकिन अभी ये सूख गए। ठीक है, तो जब सूख गए थे तो इवेपोरेशन हुआ। तो इवेपोरेशन होने के बाद वो जो पुराने समुंदर थे, अभी नहीं है वो सूख कर क्या हो गए, ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर सॉल्ट में कन्वर्ट हुए, और वो सॉल्ट क्रिस्टल के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया ड्यू टू हाई प्रेशर, हाई क्लाइमेटिक चेंजेस, मेनी क्लाइमेटिक चेंजेस, हाई प्रेशर टेम्परेचर की वजह से ऐसा हो गया। जैसे फॉसिल्स की तरह, है ना, फॉसिल्स की तरह ये सॉल्ट भी क्या होता है, क्रिस्टल के फॉर्म में ज़मीन के अंदर यू कैन से स्टोर हो गए। बहुत साल पहले जो एंशियंट सीज होते थे, मतलब समुंदर होते थे, उनका पानी सूख गया इवेपोरेशन की वजह से, और इवेपोरेशन होने के बाद जो सॉल्ट बने वो क्रिस्टल के फॉर्म में इकट्ठा हो गए। ओके, तो रॉक सॉल्ट, the rock salt which we dig out today from the earth was formed when the ancient seas dried up by evaporation thousands of years ago. ठीक है, ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा कि रॉक सॉल्ट ज़मीन के नीचे आया कहाँ से और कैसे। ठीक है, बहुत हज़ारों साल पहले जो पुराने समुंदर थे वो सूख कर जो सॉल्ट बने वो ड्यू टू क्लाइमेटिक चेंज, प्रेशर चेंज, टेम्परेचर चेंज, वो क्रिस्टल के फॉर्म में कन्वर्ट हो गए, है ना, और कन्वर्ट हो गए ज़मीन के नीचे दब गए, है ना। इसके बाद हम यूजेस देखेंगे कॉमन सॉल्ट के, कुछ यूजेस, कहाँ कहाँ कॉमन सॉल्ट यूज़ होता है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले यूजेस ऑफ कॉमन सॉल्ट मतलब NaCl, यूजेस ऑफ कॉमन सॉल्ट NaCl, ठीक है, यूजेस ऑफ कॉमन सॉल्ट NaCl। पहला यूज़, फर्स्ट यूज़, इट इज़ यूज्ड एज ए रॉ मटेरियल। इसको एक रॉ मटेरियल की तरह यूज़ किया जाता है। क्या बनाने में भाई? रॉ मटेरियल कब यूज़ होता है? जब कुछ बनाना होता है ना। जैसे कि घर का रॉ मटेरियल क्या है? सीमेंट, ब्रिक्स, है ना, इनके बिना तो घर बनेगा नहीं। रॉड, स्टोन्स, है ना, इनके
बगैर क्या बनेंगे, क्या नहीं बनेगा, घर नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये रॉ मटेरियल्स हैं, तो इनसे ही सारे के सारी चीज़ें बनेंगी। तो वैसे ही NaCl भी क्या है, एक रॉ मटेरियल है। मतलब बहुत सारे केमिकल्स बनाने में इसका मेन जो मतलब चीज़ है वो NaCl यूज़ किया जाता है। ठीक है, मतलब सपोज़ NaCl के साथ कुछ और यूज़ करके, कुछ रिएक्ट करके फिर हमें वो केमिकल मिलता है, नया केमिकल। तो उस केमिकल को बनने में या फिर बनाने के लिए हमें एक रॉ मटेरियल की ज़रूरत है, वो है NaCl। या फिर और भी कुछ रॉ मटेरियल्स होंगे अलग अलग, लेकिन उन रॉ मटेरियल्स में से एक होगा हमारा NaCl। सो इट इज़ यूज्ड as a raw material, as a raw material for making a large number of useful chemicals, large number of useful chemicals in industry, such as number 1 caustic soda, जिसको हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। ओके, नंबर 2 बेकिंग सोडा, जिसका फॉर्मूला है NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। नंबर 3 वॉशिंग सोडा, इसका फॉर्मूला है Na2CO3.10H2O। ठीक है, एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, और इस पार्ट को हम कहते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट। ठीक है, इस पार्ट को नहीं, इस पूरे पार्ट को कहते हैं हम हाइड्रेटेड सॉल्ट। ठीक है, हाइड्रेटेड सॉल्ट। ओके, इसके बारे में ब्रीफली पढ़ेंगे इस चैप्टर में, हमें इन्हीं के बारे में पढ़ना है। इसके बाद थर्ड फोर्थ इज क्या था, हाँ, ब्लीचिंग पाउडर, जिसका फॉर्मूला है CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसके बारे में पढ़ेंगे। लास्ट है अपना प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका फॉर्मूला है CaSO4.12H2O। ओके जी, ठीक है, ये भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है और ये भी एक हाइड्रेटेड सॉल्ट है। ओके, इसके बारे में हम अलग से पढ़ेंगे, चिंता मत करो। तो इन सब्सटेंसेस को, इन केमिकल्स को बनाने में एक रॉ मटेरियल का यूज़ किया जाता है। ठीक है, उसमें से मतलब बहुत सारे रॉ मटेरियल्स का यूज़ किया जाता है, उनमें से मेन हमारा ये है NaCl। ठीक है, NaCl भी एज ए रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है इन द मेकिंग ऑफ दिस थिंग्स। इसको हम ब्रीफली पढ़ेंगे इस चैप्टर में लास्ट में। ठीक है, इसके बाद अभी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, दिस इज़ द फर्स्ट यूटिलिटी। नाउ सेकेंड इज़, अच्छा रुको, और भी कुछ यूजेस हैं इन द मैन्युफैक्चर, या नहीं मैन्युफैक्चर नहीं, इन द मेकिंग ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बनाने में, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। ओके, फिर हाइड्रोजन बनाने में, फिर क्लोरीन बनाने में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन, क्लोरीन और सोडियम मेटल।
sodium metal. So these are the things which are in which the raw material NaCl is used. इसको बनाने के लिए, 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 इन सब को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल यूज़ होते हैं उनमें से एक रॉ मटेरियल है अपना NaCl. समझे? अच्छा, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा. सेकेंड यूटिलिटी यूज इज़ यूज इन कुकिंग फूड. ऑब्वियसली बात है, नमक स्वाद अनुसार हमें यूज़ करनी पड़ती है, नहीं तो स्वाद नहीं मिलता. इम्प्रूव्स द फ्लेवर ऑफ फूड. मैं इट नहीं लिख रहा हूँ, तुम इट लिख रहे हो, ठीक है. इट इम्प्रूव्स द फ्लेवर ऑफ फूड. और क्या? for the working of the nervous system of our body. हमारे नर्वस सिस्टम के प्रॉपर फंक्शनिंग में NaCl का एक बहुत ही अच्छा इम्पॉर्टेंट रोल है. मूवमेंट ऑफ मसल्स, हमारे मसल के मूवमेंट्स में भी NaCl का एक अच्छा रोल है, हेल्प करता है हमें. और द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द स्टमक. फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड. तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है. और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रोडक्शन होगा तभी तो हमारा फूड का डाइजेशन होगा, तो तभी तो हमें क्या मिलेगा? एनर्जी मिलेगा, है ना. तो ये है सेकंड यूज़. थर्ड यूज़ इज़ इसको एज ए प्रिजर्वेटिव भी यूज़ किया जाता है. यूज्ड एज ए प्रिजर्वेटिव. आई होप आपको प्रिजर्वेटिव का मतलब पता है. प्रिजर्वेटिव मतलब ऐसे चीज़ें जिसको यूज़ करने से हमारे जो खाने की चीज़ें हैं वो डिकम्पोज नहीं होती हैं. मतलब बैक्टीरिया, फंगस ऐसे जैसे चीज़ें इसको अटैक नहीं कर पाती. जैसे कि आई गेस सोडियम बेंजोइट करके कुछ प्रिजर्वेटिव था जिसको यूज़ किया जाता है टू प्रिजर्व फूड्स. ओके, ऐसा मुझे याद है थोड़ा थोड़ा. तो यूज एज ए प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स. पिकल्स मतलब अचार, अचार है ना, अचार. एंड इन क्यूरिंग, इन प्रिजर्विंग. अच्छा, प्रिजर्विंग लिख देता हूँ. इन प्रिजर्विंग मीट एंड फिश. मीट और फिश, मीट और फिश क्या हो जाएंगी? डिकम्पोज हो सकती है. ओके, बैक्टीरिया, वायरस अटैक कर सकते हैं. ओके, इसको बचाने के लिए हमें प्रिजर्वेटिव्स का यूज़ करना है और NaCl इनमें से एक प्रिजर्वेटिव है. ठीक है. इसके बाद इसका सोप बनाने में भी यूज़ किया जाता है. यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप. इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द सोप. साबुन बनाने में भी ये यूज़ होता है. और इसको एक और चीज़ में यूज़ किया जाता है. यूज्ड टू मेल्ट आइस which collects on the roads, during winter in cold countries. तो सॉल्ट्स का यूज़ किया जाता है ऐसे देशों में जहाँ पर ठंड के दिनों में यू कैन से रोड्स में बर्फ़ जम जाती है. तो उन बर्फ़ के होने से एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. तो
तब जो वहाँ के लोग हैं तब वो सॉल्ट यूज़ करते हैं। सॉल्ट यूज़ करने से जो बर्फ़ होता है उसमें भी ग्रिप मिलता है लोगों को। ओके, मतलब स्लिपर नहीं होता बर्फ़ देने से। ठीक है, यू कैन से वन काइंड ऑफ मतलब हेल्पफुल चीज़ है ये। एक्सीडेंट का रेट कम कर देता है ये, बिकॉज चक टायर्स का जो फ्रिक्शन है वो बढ़ा देता है, लेकिन अगर बर्फ़ होगा तो फ्रिक्शन कम हो जाएगा, तो एक्सीडेंट्स होने के चांसेस ज़्यादा है। तो NaCl क्या करता है, NaCl जो टायर्स हैं, व्हील्स हैं, उनका फ्रिक्शन जो है वो एनहेंस कर देता है, जिससे कि एक्सीडेंट होने का चांसेस, स्लिप होने के चांसेस कम हो जाता है। तो ऑब्वियसली बात है एक्सीडेंट भी कम हो जाएगा, है ना। अब ये तो बात कर ली हमने कि यूजेस ऑफ कॉमन सॉल्ट। अब हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें, जो कि है कि कास्टिक सोडा, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, इनको बनाने में NaCl का रोल कैसा है और ये किस काम आता है हमें, ये किस काम आता है हमारा, है ना। ये हमारे किस काम आता है भाई, बताओ। चलिए शुरू करें कास्टिक सोडा से, है ना। उससे पहले आपको समझना पड़ेगा एक टर्म जो कि है क्लोर एल्कोली या फिर एल्कली प्रोसेस। क्या है ये चीज़, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, मतलब टॉपिक भी कह, हाँ टॉपिक ही होगा। क्लोर एल्कली प्रोसेस, क्लोर एल्कली प्रोसेस। अब इसको क्लोर एल्कली प्रोसेस, इसका मतलब क्या है, तुम गौर से देखो। क्लोर मतलब हमें कुछ आइडिया आ रहा है क्लोरीन के बारे में, ठीक है ना। और एल्कली मतलब क्या, कुछ बेस है, ठीक है ना, वाटर सोल्यूबल बेस। ठीक है भाई, आपने सही समझ लिया है। आइए, आपका कंसेप्ट थोड़ा बहुत क्लियर है, अगर है तो अब इसको समझाने में आपको, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। तो क्लोर एल्कली प्रोसेस समझाने के लिए सबसे पहले आपको मैं ये समझा देता हूँ कि इसको मतलब परफॉर्म कैसे करें, है ना। तो परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले मैं आपको नॉर्मल सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट से आपको मैं करवा के दिखाऊंगा, मतलब कि सॉलिड सोडियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी क्लोराइड, मतलब सॉलिड NaCl। फिर आपको मैं एक्वस NaCl से इसको करवा के दिखाऊंगा। ठीक है, दोनों में आपको दो तरीके के क्या मिलेंगे, आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगे, और यू कैन से ऑब्जर्वेशन सबको दिखेगा। तो पहले आपको मैं वो समझा देता हूँ मोल्टन NaCl से। मोल्टन मतलब क्या, सॉलिड NaCl से। तो कहाँ गया, इधर करो भाई इसको, इधर, यहाँ जगह नहीं होगा, इसको मैं इधर लिखता हूँ। ओके, जगह नहीं होता नहीं तो। आइए फिर, तो पहले सबसे पहले एक अच्छा सा बीकर बना देते हैं। ये अपना बीकर है, ठीक है, एकदम अच्छा सा सुंदर सा बीकर। अब क्या करना है कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड लगाएंगे। इलेक्ट्रोड, तो सपोज़ हमने यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड लगा ली है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड और यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड, ठीक है जी। और इसको हमने कनेक्ट कर दिया है एक सर्किट के साथ। ऑब्वियसली बात है, सर्किट के बिना काम तो करेगा नहीं, तो सर्किट के साथ हमने इसको कनेक्ट कर दिया, बैटरी के साथ। ओके, ये प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस। ठीक है, बहुत ख़तरनाक वाला बैटरी लगा दिया है, एकदम ड्यूरासेल, है ना। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, आइए। तो ये है अपना पॉजिटिव, ये अपना नेगेटिव। अरे नेगेटिव ठीक से हुआ नहीं, नेगेटिव। अब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को हम क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं। तो ये वाला जो पार्ट है, अच्छा यहाँ तक हमने सपोज सोडियम क्लोराइड लिया, इतना तक, ओके जी, इतना तक हमने सोडियम क्लोराइड लिया है जी। ओके, तो ये वाला पार्ट जो है, ये वाला है अपना एनोड, बिकॉज ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, और ये है अपना कैथोड जो कि है नेगेटिव इलेक्ट्रोड, ठीक है। अब देखिए क्या होता है जी। देखो,
तो इसमें हमें क्या किया, हमने यहाँ पर NaCl दिया। तो हमने यहाँ पर क्या दिया, रुको, हमने यहाँ पर दिया NaCl। एक्चुअली ऐसे देता हूँ, एरो को NaCl, ठीक है, वो मॉल्टन वाला, मतलब सॉलिड वाला जो हम खाते हैं, नमक, हम जो खाने के साथ खाते हैं नमक, या फिर खाने में डालते हैं, वो वाला नमक, ठीक है। इसका सॉल्यूशन नहीं है, मतलब पानी से मिक्स करके नहीं है, सिर्फ नॉर्मल सॉल्ट, सॉलिड कॉमन सॉल्ट, ओके। अच्छा, तो देने के बाद हमने इतना लेवल तक दिया ताकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो सबमर्ज्ड हो जाए इसके अंदर। अच्छा जी, अब क्या हुआ, अब क्या हुआ जी बताओ। अब जब तुम इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, जब तुम इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तब क्या होता, क्या होगा पता है, तब ये जो NaCl है ये आयंस में टूट जाएगा, टूटेगा, ठीक है, टूट जाएगा, टूटेगा, कुछ भी कह सकते हो। तो ये टूट जाएगा Na+ और Cl- में, ठीक है। तो मैं और प्लस साइन नहीं दे रहा हूँ समझने के लिए, देखो। तो NaCl टूट कर Na+ और क्लोराइड माइनस आयन में टूट गया। अब मुझे बताओ, आपको पता है ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव की तरफ अट्रैक्टेड होगा, सही है बात, सही है। कैथोड क्या है, नेगेटिव, और ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव एनोड की तरफ अट्रैक्ट होगा, सही बात है। आइए फिर, तो ये जाएगा नेगेटिव कैथोड की तरफ, ठीक है, यहाँ पर जाके स्टोर होगा ये ऐसे। अरे ये तो दिखेगा नहीं ना आपको, रुको रुको रुको, थोड़ा सा वेट कीजिए। तो यहाँ पर जाके ये आयंस लोग यहाँ पर स्टोर होंगे ऐसे, ठीक है जी, ओके। और जो क्लोराइड है अपना, जो Cl- आयन है वो नेगेटिव है, तो वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो वो एनोड पर जाएगा, ठीक है, एनोड पर जाएगा। अब एनोड पर जाने के बाद क्या होगा पता है, ये क्लोरीन गैस बनकर उड़ जाएगा। क्या बोला, क्लोरीन गैस बनकर उड़ जाएगा, और यहाँ पर हमको मिल जाएगा सोडियम, इस जगह पर हमें मिल जाएगा सोडियम, और इस जगह मतलब इस इलेक्ट्रोड से Cl2 गैस रिलीज़ होगा, लिबरेट होगा, ठीक है, ठीक है। बस इतना समझना है सबसे पहले। तो पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, एट एनोड, एनोड पर क्या क्या हो रहा है, देखो एनोड पर क्या हो रहा है, एनोड पर 2Cl- यहाँ से 2Cl + 2 इलेक्ट्रॉन, सॉरी, फिर यहाँ से 2Cl गैस बनकर उड़ रहा है। देखो क्या हुआ, क्लोराइड जो है वो आयन है, ठीक है, आयन है। अच्छा, आयन है, तो आयन में आयन का कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, Kl28288, यह है क्लोराइड आयन का क्या कॉन्फ़िगरेशन, ये ऑक्टेट है। तो अब क्या हुआ, अब इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को, अच्छा 2 क्लोराइड, अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक, कोई बात नहीं, 1 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने का मतलब होता है, अच्छा ठीक है। देखो यहाँ पर 2 लिखा है, ओके, इसको अब तो तुम थोड़ा इग्नोर करो, ये 2 जो लिखे हैं मैंने, सपोज ये दोनों, सपोज ये है नहीं, तो ओनली सिंगल है, लाइक दिस। तो क्लोराइड आयन कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, ये, ठीक है, बिकॉज एटॉमिक नंबर जो है वो 17 है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे 17, तो ये है। अभी क्लोराइड आयन है, आयन मतलब क्या, इसने लेविस ऑक्टेट रूल को क्या किया है, मान्य किया है, ठीक है, मतलब माना है इसने। तो मानने के बाद उसके आउटर मोस्ट शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स है, तो अभी आयन है, एंड दिस इज मोर स्टेबल देन द Cl
एटॉम। अच्छा, अब क्या हुआ, इसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया है इसलिए इस तरह प्लस आया है। ठीक है, एक्चुअली में ऐसा होता Cl माइनस माइनस 1 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cl एटॉम, लेकिन साइंटिस्टों ने बोला है कि भाई दुनिया में सब कुछ पॉजिटिव होता है, तो इन्होंने क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन को उस तरफ लेके गए तो प्लस इलेक्ट्रॉन। तो एक्चुअली में क्या हो रहा है, एक्चुअली में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लूज़ किया जा रहा है। किसने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है, अपने क्लोराइड आयन चाचा ने। ओके, तो एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया तो 8 था, एक लूज़ किया तो 7। अब ये क्या बन गया, ये किसका कन्फिगरेशन बन गया, ये तो क्लोरीन एटम का कन्फिगरेशन बन गया। ठीक है, तो तुम गौर से देखो, यहाँ पर एक क्लोरीन एटम है, ये बना कैसे, जब एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया। अभी अगर मैं दो क्लोराइड आयन की बात करता हूँ, तो एक क्लोराइड आयन ने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करके क्या बन गया, वो क्लोरीन एटम बन गया। तो मुझे बताओ, दो क्लोरीन आयन्स कितने, दो इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे, बन के कितने एटम बनेंगे, दो क्लोरीन एटम। क्लियर हुआ बेटा, फिर से समझाता हूँ। देखो, हमने भी क्या देखा, एक क्लोराइड आयन ने सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया और वो बन गया क्लोरीन एटम। ठीक है, तो अगर एक ने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करके एक क्लोरीन आयन बना, तो अगर दो क्लोराइड आयन दो इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे तो कितने एटम्स बनेंगे, दो क्लोरीन के एटम्स। मतलब दो क्लोराइड आयन्स दो इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे और दो क्लोरीन एटम बनेंगे। ठीक है, बस यहाँ पर ऐसे ही बना, देखो यहाँ पर यही बना है। और ये जो दो क्लोरीन एटम है, ये एक मॉलिक्यूल बनाएंगे, क्लोरीन मॉलिक्यूल Cl2। वो क्या होगा, गैस के फॉर्म में लिवर्ट होकर बाहर चला जाएगा। ठीक है, और आपको ये दिखेगा भी नहीं, बिकॉज अगर आपने गैस को कलेक्शन करने के लिए कुछ और व्यवस्था नहीं किया है तो वो गैस को दिखेगा नहीं, वो उड़ जाएगा, एटमोसफेयर में चला जाएगा। लेकिन अगर आपने यहाँ पर कुछ सेटिंग वेटिंग करके रखा है कि भाई मैं गैस भी कलेक्ट कर लूँगा, क्लोरीन गैस, ठीक है, तब आप कर सकते हो, आपको क्लोरीन गैस मिल जाएगा, स्टोर कर लोगे आप। ठीक है ना। तो एनोड में क्या हो रहा है, दो क्लोराइड आयन जो है वो दो इलेक्ट्रॉन लूज़ करके दो क्लोरीन एटम बन गया, और वही दो क्लोरीन एटम एक मॉलिक्यूल बनाया उन्होंने, मॉलिक्यूल Cl2 मॉलिक्यूल। और ये गैस की तरफ, ये तो Cl2 किसका मॉलिक्यूल है, क्लोरीन गैस का मॉलिक्यूल है, और ये गैस होकर फुल हो गया। ओके, ये तो मॉल्टेन NaCl का केस था। मॉल्टेन NaCl में ऐसा होता है। अच्छा, और एनोड की बारी, एनोड हो गया, कैथोड की बारी है ना। कैथोड में क्या हो रहा है देखते हैं। कैथोड यहाँ पर क्या इकट्ठा हो रहे हैं, यहाँ पर आपको इकट्ठा हो रहा देख रहे हैं क्या, Na प्लस आयन। तो मान लेते हैं कि दो Na प्लस आयन यहाँ पर इकट्ठा हुई है। ठीक है, और उन्होंने दो इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है, करने के बाद वो क्या बन जाएंगी 2 Na एटम्स। ये सॉलिड होगा, मतलब सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11। तो इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे, 11। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा 2 8 2 8 1। ये Na एटॉम का कॉन्फ़िगरेशन है। तो Na आयन है, आयन मतलब क्या, उसने लेविस ऑक्टेट रूल को फॉलो किया, मतलब उसने कितना इलेक्ट्रॉन लूज़ किया होगा। अच्छा, अभी दो को मत देखो, इग्नोर करो, इग्नोर दिस 2। सिंगल आयन की बात करते हैं। तो Na प्लस आयन का जो कन्फिगरेशन होगा वो होगा Kl28, इतना होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लूज़ करके तो वो क्या बना, आयन बना। और कितना इलेक्ट्रॉन लूज़ किया था उसने, एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करके वो आयन बन गया। ठीक है, तो मुझे बताओ जी, Na प्लस आयन को कितना इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा जिससे कि उसका कन्फिगरेशन Na एटम जैसा हो जाए। ज़रा सोचो, इसके इक्वल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो तुम बोलोगे भाया यहाँ पर आउटर मोशन में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो अगर Na प्लस आयन
एक और इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है तो उसका कन्फिगरेशन भी Na एटम के बराबर हो जाएगा। तो अगर इसमें यही बोला है कि सोडियम आयन ने सपोज एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो गेन करने के बाद वो बन गया क्या, सोडियम एटम। क्या बन गया वो बन गया सोडियम एटम। तो Na प्लस आयन ने सपोज अगर हम इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो बन गया किसका, Na एटम। अब तो हमें क्या दिखा, हमें ये दिखा कि वन सोडियम आयन गेन्ड वन इलेक्ट्रॉन एंड बिकेम वन सोडियम एटम। तो दो Na आयन कितने लूज करने पड़ेंगे उनको, इलेक्ट्रॉन्स सॉरी गेन करने पड़ेंगे, +2 इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा, तब जाके वो क्या बनेंगे, दो Na एटम्स बनेंगे। क्लियर है, यूनिटरी मेथड। ओके बस यही हो रहा है। तो कैथोड में हमें सोडियम मिल रहा है। ओके अच्छा अब देखो, अगर मैं आपको पूछूं कि भाई इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन, और क्या हो रहा है इसमें, क्या किस में ऑक्सीडेशन हो रहा है और किस में रिडक्शन हो रहा है, बता सकते हो। ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पर, क्यों, बिकॉज ऑक्सीडेशन का मतलब क्या था, बताओ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लूज करके वो क्या बना, क्लोरीन एटम। इसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया तब जाके बना क्लोरीन एटम। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब क्या, ऑक्सीडेशन बेटा। यहाँ पर हो रहा है ऑक्सीडेशन। रीज़न क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है। कैथोड में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नथिंग बट रिडक्शन। क्लियर है। अगर चैप्टर 1 आपने ठीक से पढ़ा तो आपको पता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। तो एनोड में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। क्यों, बिकॉज इलेक्ट्रॉन लूज किया है क्लोरीन के एटम, सॉरी क्लोराइड आयन ने, और क्लोराइड आयन इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बन गया, क्लोरीन एटम। तो क्लोरीन आयन से क्लोरीन एटम, और यहाँ पर सोडियम आयन से इलेक्ट्रॉन गेन करके सोडियम एटम बन गया। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी हम बात करते हैं कि अगर ये तो मोल्टन NaCl की बात हो गई है ना, मोल्टन NaCl की बात हो गई। अच्छा इलेक्ट्रिसिटी पास तो मैंने करवाया था ना, हाँ ठीक है। अभी सेम डायग्राम होगा, बस मोल्टन के जगह पर होगा अपना क्या, NaCl एक्वस। मोल्टन NaCl नहीं, एक्वस NaCl मतलब सॉल्यूशन, ठीक है, एक्वस NaCl। तो एक्वस NaCl से क्या क्या निकलेंगी, थोड़ा सा वेट। तो एक्वस है मतलब क्या, पानी है। तो सिर्फ और सिर्फ NaCl नहीं है बेटा, NaCl के साथ वाटर भी होगा। तो NaCl भी टूट जाएगा आयंस में, और वाटर भी टूट जाएगा आयंस में। क्लियर है, देखिए। तो ये टूट कर आपको मिल जाएगा, Na+ आयन तो मिलेगा ही, ऑब्वियसली बात है। Cl- भी मिलेगा, साथ ही में आपको मिलेगा OH- और H+। ठीक है, क्लियर है भाया, क्लियर है, क्या बताओ रे। एक्वस मतलब क्या, पानी है, वाटर है। तो NaCl खाली नहीं होगा, NaCl के साथ होगा उसका वाटर। ओके, NaCl के साथ होगा वाटर। तो जब ये दोनों अपने रेस्पेक्टिव आयंस में टूटेंगे तो ये टूट जाएगा NaCl Na+, Cl-, और वाटर टूट जाएगा OH- और H+ में। ठीक है, अच्छा अब
पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। तो मैं आपको क्या बोला था, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ये पॉजिटिव जाना चाहेगा कैथोड के पास, ये वाला पॉजिटिव भी कैथोड के पास जाना चाहेगा। ये नेगेटिव जाएगा एनोड के पास, जाना चाहेगा। ये नेगेटिव भी एनोड के पास जाना चाहेगा। लेकिन पहले कौन जाएगा, यही तो क्वेश्चन है, पहले कौन जाएगा। ठीक है, तो दोनों के बीच में होगा कंपटीशन, सोडियम आयन और हाइड्रोजन आयन के बीच में होगा कंपटीशन कि कौन पहले जाएगा और कैथोड में जाके रिएक्ट हो जाएगा। मतलब कैथोड जाएगा, सब कैथोड अपना फिनिशिंग लाइन है, कौन पहुंचेगा। तो इसमें पहुंचता है भाई अपना हाइड्रोजन आयन, तो यहाँ पर सोडियम आयन फेल हो जाता है। ओके, तो लिख लो H+ आयन गेट्स फर्स्ट। ओके, अच्छा, तो H+ आयन पहले जाकर पहुंचता है कैथोड में। ठीक है, कैथोड में जाके पहुंचता है। अब नेगेटिव में देखो, Cl- और OH-, कौन पहले जाएगा, कंपटीशन होता है इनके बीच में भी। तो पहुंचता है भाई अपना Cl- एनोड के पास। तो Cl- पहले जाके पहुंचता है, गेट्स फर्स्ट। तो ये पहले जाके पहुंचता है एनोड के पास। ओके जी, ओके। तो इस मूवमेंट को, जो आयंस जो एक दूसरे के कंपटीशन करके वो जाते हैं एनोड और कैथोड के पास, उसको हम कहते हैं आयोनिक मोबिलिटी। आयोनिक मोबिलिटी, ठीक है। आयोनिक मोबिलिटी मतलब जो मूवमेंट होता है, ठीक है, मूवमेंट ऑफ द आयंस इन ऑर्डर टू रीच द एनोड और कैथोड फर्स्ट। अच्छा, तो अभी एनोड में क्या हो रहा है और कैथोड में क्या हो रहा है। तो एनोड में जो Cl- आयन है वो क्लोरीन गैस के हिसाब से निकल जाएगा, क्लोरीन गैस के फॉर्म में लिबरेट होगा। और जो कैथोड है वहाँ पर जो हाइड्रोजन का आयन है वो यहाँ पर जाने के बाद रिएक्ट होकर कुछ आपको मिल जाएगा, हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में ये लिबरेट हो जाएगा। ओके, तो अभी लिखने से समझ में आ जाएगा कैसे होता है। एट एनोड, देखते हैं भाई पहले एनोड में क्या क्या हो रहा है, क्या चुल मच रही है इनमें, है ना। तो एनोड में Cl- जाता है पहले, तो Cl- माइग्रेट्स फर्स्ट, तो क्या होता है कि सेम रिएक्शन, 2Cl- 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके बन जाता है 2 क्लोरीन एटम, और वही 2 क्लोरीन एटम मॉलिक्यूल फॉर्म करके Cl2 मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं। ठीक है, और वो गैस के हिसाब से उड़ जाता है, उड़ी जाए हो जाता है। ठीक है, सेम है, ठीक है, इसके जैसा ही है, इसमें भी जैसे मैंने को बोला था ऐसा ही है, सेम टू सेम। और फिर कैथोड में क्या होता है बताओ, कैथोड में कुछ अलग होता है। ठीक है, क्योंकि कैथोड का केस सबको पता नहीं है। देखो, तो कैथोड में कौन जाता है पहले, सबसे पहले पहुंचता कौन है, सबसे पहले पहुंचता है अपना H+ आयन। तो H+ माइग्रेट्स फर्स्ट, तो 2H+ आयन्स गेन 2 इलेक्ट्रॉन एंड बिकम 2H मतलब एटम, और वही 2 हाइड्रोजन के एटम एक मॉलिक्यूल को फॉर्म करते हैं, शेयर द इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म ए मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, H2 मॉलिक्यूल, दिस इज हाइड्रोजन गैस, और ये लिबरेट होता है। तो गौर से देखो, इस 2 को थोड़ा सा भी क्या करो, हटाओ भाई, इसको अभी थोड़ा इग्नोर करो। हाइड्रोजन आयन का कन्फिगरेशन कैसा होता है, K2 होता है, डुप्लेट। हाइड्रोजन के केस में हमेशा डुप्लेट होता है, एक्सेप्शन केस है, ये लेविस ऑक्टेट को फॉलो करता है। ठीक है, बाय बिकमिंग ए डुप्लेट, नॉट ऑक्टेट बट डुप्लेट। तो अब इसने क्या किया, इसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, नहीं सॉरी क्या बोला, हाँ ठीक है,
हाइड्रोजन आयन, हाँ ठीक है, हाइड्रोजन आयन ने इसको गेन किया है एक इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, सॉरी गलत बोल दिया। एक्चुअली हाइड्रोजन आयन में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, ओके, हाइड्रोजन आयन में कोई इलेक्ट्रॉन होता नहीं है, ये वेरी वेरी अनस्टेबल होता है, ये दैट्स वाई अनस्टेबल होता है जी, ओके, इट इज़ वेरी वेरी अनस्टेबल। ये मतलब इसके पास देखो हाइड्रोजन एटम जो है इसके पास भाई एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ओनली वन, K1, ठीक है, इसको भी ये लूज़ कर देता है भाई, बहुत खतरनाक लौंडा ये, इसको भी ये लूज़ करके ये बन जाता है H+, जिसका K0 होता है, मतलब कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं होता इसके पास, नो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो H+ आयन इसलिए बहुत अनस्टेबल होता है, स्टेबल होने का कोई प्रश्न नहीं उठता, क्यों? बिकॉज इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, सिर्फ प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, अनस्टेबल होगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज कोई है ही नहीं, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों का होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, दिस इज़ वेरी वेरी अनस्टेबल, ठीक है, हम कहते हैं ना कि आयन्स आर मोर स्टेबलर देन एटम्स, बट इन दिस केस ये बहुत अनस्टेबल होता है, बिकॉज इसके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं होता भाई, सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन है, इसलिए इसका प्लस साइन है, बिकॉज इसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया है, ठीक है, जो था उसके पास वो भी लूज़ कर दिया इसने, ठीक है। तो हाइड्रोजन आयन जब एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है, तो देखो अभी हाइड्रोजन आयन ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया, तो अभी K0 से K1 हुआ, और K1 किसका कन्फिगरेशन है भाई, वो तो H+ एटम का, सॉरी H एटम का, मतलब हाइड्रोजन एटम का कन्फिगरेशन है, तो ये H+ से बन जाता है, मतलब आयन से बन जाता है एटम, ठीक है, एटम बन जाता है। तो ऐसे ही अगर एक हाइड्रोजन आयन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन करके एक हाइड्रोजन एटम में कन्वर्ट होने का इसमें मतलब हो गया है, तो दो हाइड्रोजन आयन कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, वो दो इलेक्ट्रॉन, जिससे वो क्या बन जाएंगे, वो दो हाइड्रोजन एटम के कन्फिगरेशन के बराबर बन जाएगा, ओके। तो इसीलिए यहाँ पर 2H+ 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे तो बन जाएगा दो हाइड्रोजन एटम, और वही दो हाइड्रोजन एटम अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करके एक मॉलिक्यूल बनाएंगे जो कि है हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल, और ये गैस फुश हो जाएगा एनवायरनमेंट में जाके, ऑब्वियसली भाई ऑर्डरलेस है, ऑर्डरलेस है, कलरलेस है, तो ऑब्वियसली बात दिखेगा नहीं, तो अगर आप स्टोर करने का कुछ आप रखते हो तो आप स्टोर कर सकते हो, आप अगर आपके पास कोई इंतज़ाम है तो, ठीक है। तो एनोड में क्या हो रहा है, एनोड में हो रहा है भाई Cl2 निकल रहा है, और कैथोड में H2। अब मुझे बताओ किस में क्या हो रहा है, क्या रिडक्शन किस में हो रहा है और ऑक्सीडेशन किस में हो रहा है, तो एनोड में हो रहा है बेटा, एनोड में हो रहा है ऑक्सीडेशन, क्यों? बिकॉज इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया है, इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, तो ऑब्वियसली बात है भाई ऑक्सीडेशन होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। वही कैथोड में क्या हो रहा है, रिडक्शन, क्यों? बिकॉज इलेक्ट्रॉन गेन किया है, प्लस किया है ना, इसीलिए ये हो जाएगा रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी, ओके। तो अभी यहाँ पर भी लिख सकते हो कि H+ पहला ऑक्सीडाइज्ड, सॉरी रिड्यूस्ड हो जाता है, बिकॉज रिडक्शन हुआ है ना, H+ क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, क्यों? बिकॉज इट हैज़ लॉस्ट, और यू कैन से इट हैज़ लूज इलेक्ट्रॉन, तो ऑब्वियसली बात है इट विल गेट फर्स्ट रिड्यूस्ड, और क्योंकि क्लोराइड आयन ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, इसका मतलब इट विल बी ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है। क्लियर रखो कॉन्सेप्ट को रेडॉक्स के बारे में, नहीं तो प्रॉब्लम होगा, ओके। अच्छा जी, तो ये हो गया क्लोर एल्कली प्रोसेस का डेफिनेशन। अब रीज़न क्या है, क्यों बोलोगे, अच्छा और एक बात, अरे ख़त्म नहीं हुआ, सॉरी, अब बाकी बचे जो Na+ और OH- आयन है, ये क्या करेंगे पता है, ये एक आयोनिक बॉन्ड बनाएंगे, तो Na+ और OH- एक बॉन्ड बनाएंगे और हमें मिलेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड,
हमें मिलेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये है क्या, बेस है। कैसा बेस है, वाटर सोल्यूबल बेस है, वाटर में सोल्यूबल है ये बेस, इसलिए एल्कली। और क्योंकि इस प्रोसेस में क्लोरीन गैस फॉर्म हुआ है, इसलिए इसको कहा जाता है क्लोर एल्कली प्रोसेस। फिर से बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पर एल्कली फॉर्म हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और एनोड से तुमको क्लोरीन गैस का इवोल्यूशन या फिर लिबरेशन देखने को मिल रहा है, इसलिए इसका नाम दिया गया क्लोर एल्कली प्रोसेस, जिसमें क्लोरीन भी फॉर्म हो रहा है, मतलब क्लोरीन गैस भी फॉर्म हो रहा है और बेस भी फॉर्म हो रहा है। ठीक है जी। तो इसका रिएक्शन कुछ ऐसा है, इसका रिएक्शन कुछ ऐसा है। NaCl सॉलिड प्लस वाटर दिया तो क्या बन गया, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl लिक्विड। जब रिएक्ट करेंगे तब क्या क्या फॉर्म होगा, हमने देखा क्लोरीन गैस फॉर्म होता है, हाइड्रोजन गैस फॉर्म होता है कैथोड से, और क्या फॉर्म होगा, NaOH, अभी मैंने आपको बताया एल्कली। ठीक है, अब इसको बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस करने के यहाँ पर 2 लगाओ, यहाँ पर 2 लगाओ, हो गया बैलेंस। ओके, अच्छा यहाँ पर एक 2 लगाना पड़ेगा, सॉरी, तो हो गया बैलेंस्ड। एंड दिस इज नथिंग बट द रिएक्शन ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ कास्टिक सोडा। ये जो हमको NaOH मिला है, यही है हमारा कास्टिक सोडा बेटा। ठीक है, अच्छा जी। तो एक और बात यहाँ पर लिख लो, एनोडिक प्रोडक्ट, इस क्लोर एल्कोली प्रोसेस का जो एनोडिक प्रोडक्ट है, मतलब एनोड में जो फॉर्म हो रहा है वो है Cl2 गैस, और जो कैथोडिक प्रोडक्ट है वो है अपना H2, मतलब हाइड्रोजन गैस। प्रोडक्ट मतलब कि कैथोड में क्या फॉर्म हो रहा है और एनोड में क्या फॉर्म हो रहा है। तो देख सकते हो कैथोड में Cl2 और सॉरी एनोड में Cl2 और कैथोड में H2, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस। एंड दिस इज नथिंग बट द प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड मीन्स कास्टिक सोडा, है ना, कास्टिक सोडा। ठीक है, देखा कैसे कास्टिक सोडा को समझाने के लिए क्लोर एल्कली प्रोसेस का आपका क्या बताएं इसको, हाँ आपका ये क्या बोलते हैं इसको, अरे यार समझाना पड़ा मुझे एकदम डिस्क्राइब करके। और हाँ, अब आपको तो पता है कि क्लोरीन गैस एनोड में फॉर्म हुआ, हाइड्रोजन गैस कैथोड में। तो मुझे बताओ कास्टिक सोडा कहाँ पर फॉर्म होगा, बता देता हूँ। कास्टिक सोडा फॉर्म होगा नियर द कैथोड, कैथोड के पास फॉर्म होगा, फॉर्म्स नियर द कैथोड। ठीक है, याद रखना है, अगर याद रहता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। तो कास्टिक सोडा कैसे फॉर्म हुआ, अच्छा इलेक्ट्रिसिटी लिखना मत भूलना, अरे भाया इंपॉर्टेंट चीज़ ही नहीं लिखा हमने। इलेक्ट्रिसिटी के बिना खाक होगा ये इलेक्ट्रिसिटी के बिना ये नहीं होगा बेटा, इलेक्ट्रिसिटी के बिना ये कभी नहीं होगा। ओके, ठीक है भाई। तो NaCl का एक्वस सोल्यूशन, या फिर कह सकते हो NaCl सॉलिड, नमक, और जिस नमक में अगर हम पानी में नमक डालो फिर इलेक्ट्रिसिटी पास करो तो तुमको क्लोरीन मिलेगा एनोड में, क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस मिलेगा कैथोड में, और NaOH फॉर्म होगा कैथोड के पास, कास्टिक सोडा। ओके, अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी। और कुछ और कुछ और कुछ और कुछ नहीं, ठीक है। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि ये जो सोल्यूशन होगा वो कंसनट्रेटेड होगा, इट विल बी कंसनट्रेटेड सोल्यूशन, कंसनट्रेटेड सोल्यूशन। ओके, कंसनट्रेटेड सोल्यूशन। एक और बात अभी मैं आपको बता देता हूँ, वो है NaCl प्लस H2O को हम कहते हैं ब्राइन भी। ओके, ब्राइन भी कहते हैं, तो लिख लो
कंसंट्रेटेड यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। और इसको एक साथ रुको, इसको एक साथ एक और नाम से भी पुकारा जाता है जो कि है ब्राइन, BRINE, ब्राइन। ओके, तो NaCl एक्वस को हम कहते हैं ब्राइन, NaCl एक्वस सोल्यूशन को हम कहते हैं ब्राइन, ठीक है। इसका एक और नाम है ब्राइन, अरे इसका एक और नाम है ब्राइन, ठीक है। NaCl एक्वस या फिर NaCl सॉलिड प्लस वाटर लिक्विड का भी सेम ही है, ओके। बस, so it will be enough for today's video. In the next video we will discuss the rest of the chemicals which are formed by the NaCl, मतलब NaCl से फॉर्म नहीं होता, मतलब NaCl एज रॉ मटेरियल वहाँ पर यूज़ होता है, ओके। आइए फिर क्या होता है, आज का वीडियो ख़त्म। जी हाँ, आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।